हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल। लास्ट वीडियो में आपने लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल देखा होगा। उन लिमिटेशन को रिजोल्व करने के लिए समरफेल्ड ने बोर मॉडल को एक्सटेंड किया। उन्होंने क्या ऐड कर दिया इसमें कि उन्होंने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर हम मान के चलें कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो जो न्यूक्लियस होगा किसी भी एक फोकस पे है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दोनों के बीच में सेपरेशन आर है और वो वी वेलोसिटी से चल रहा है। उसका जो दो तरह के कंपोनेंट हो गए आपके, एक रेडियल कंपोनेंट हो गया, एक एंगुलर कंपोनेंट हो गया। जो रेडियल वेलोसिटी है वो आर डॉट है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपकी आर थीटा डॉट है। अब यहाँ पे दो तरह के मोमेंटम आ रहे हैं हमारे, पी आर रेडियल और पी थीटा एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि आपने पीछे के लेक्चर में देखा था कि विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी फिजिकल सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम हो तो वहाँ पे इस तरह की क्वांटम कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे भी ये क्वांटम कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी। तो दो तरह के मोमेंटम है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, क्लोज इंटीग्रल पी आर डी आर जो है हमारा एन आर एच होगा, जहाँ पे एन आर जो है रेडियल क्वांटम नंबर है। सेकेंड इज क्लोज, ये 0 to 2 पाई इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर आप क्लोज इंटीग्रल करते हैं तो पूरे जो रोटेशन में एंगल जाता है वो 0 to 2 पाई जाता है, इसलिए 0 to 2 पाई लिमिट लिखी है। पी थीटा डी थीटा जो इंटीग्रेशन होगा वो के एच के जो हमारा है एजिमुथल क्वांटम नंबर है। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करना बहुत ईजी है क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए पी थीटा जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। पी थीटा को बाहर निकाल लेंगे, डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 2 पाई आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल सोल्व करके आएगा हमारे पास 2 पाई पी थीटा इक्वल टू के एच, पी थीटा इक्वल टू के एच बाई 2 पाई। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, इस इंटीग्रल को सोल्व करना। इस इंटीग्रल को सोल्व करने के बाद हमें इस जो पूरी एक्सप्लेनेशन उससे क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, हम बता सकेंगे कि जो आपके ऑर्बिट बनेंगे वो सर्कुलर बनेंगे या फिर एलिप्टिकल बनेंगे, यानी आप बता सकेंगे कि इस ऑर्बिट की शेप कैसी होगी। दूसरा आप क्या बता सकेंगे कि जो ऑर्बिट बनेगा उसमें सेमी मेजर एक्सिस कितनी बनेगी, माइनर एक्सिस कितनी बनेगी, यानी आप उसके साइज के बारे में बता सकेंगे। तीसरा आप एनर्जी के बारे में बता सकेंगे कि इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो इस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं और ये तीनों रिजल्ट हम डिटरमाइन करते हैं। इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हमारे पास है पी आर यानी रेडियल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज एम वी या फिर लिखें एम आर डॉट, और एंगुलर कंपोनेंट पी थीटा कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा या फिर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। थीटा डॉट का मतलब है यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी और आर डॉट का मतलब है डी आर बाई डी टी। अब आपने पोलर फॉर्म पढ़ी होगी इलिप्स की। पोलर फॉर्म क्या है, 1/r इक्वल टू 1/a। ए इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ये इक्वेशन आपने कई बुक्स में इस तरह भी पढ़ी होगी 1+ करके। दोनों ही इक्वेशन राइट हैं। फ़र्क क्या है कि अगर आपने, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में इस फोकस को ओरिजिन माना है और जो दूसरा फोकस है इस तरफ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करेंगे। अगर आपका ओरिजिन आप इस फोकस को मानते हैं और दूसरा फोकस इसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, उस केस में यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। अगर आपके इलिप्स की शेप इस तरह से है कि जो फोकस है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, देन यहाँ पे साइन थीटा भी हो सकता है। प्लस माइनस साइन अकॉर्डिंगली उसी तरह से वेरी कर जाएंगे कि ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में आपका प्लस वाई की तरफ है या फिर माइनस वाई की तरफ है। तो चारों इक्वेशन इलिप्स की पॉसिबल है। हमने ये ली है क्योंकि हमारा जो सेकंड फोकस है ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। अब आपने इलिप्स के केस में ये स्टडी किया होगा कि 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर अंडर द रूट किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ सेमी माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/r है तो -1/r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, ऊपर ही है सब थीटा की टर्म, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे ये जो टर्म हमारे पास आ रही है ए
वन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। इस इक्वेशन की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। यहाँ से पुट करने के बाद और सोल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1/r dr/d थीटा इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन साइन थीटा बाई 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे डेरिवेशन में, तो आप चाहो तो इसको लर्न कर सकते हैं। आप आइए देखते हैं, इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। उसको सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पी आर, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या था हमारा पी आर डी आर था, यानी हम पी आर और डी आर को पी थीटा की फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि पी थीटा इस फॉर्म में सोल्व करना इजी है। अब देखिए पी आर क्या है हमारा, पी आर इज एम आर डॉट, या फिर लिखें एम डी आर बाई डी टी, या फिर लिखें एम डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी को आप थीटा डॉट लिख सकते हैं। क्या बन गया ये, एम थीटा डॉट डी आर बाई डी थीटा। अब आइए देखते हैं, एम थीटा डॉट की वैल्यू आप इस इक्वेशन से पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में एम थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, पी थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गई, पी आर इज इक्वल टू पी थीटा बाय आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अगर आप डी आर लिख रहे हैं तो आप डी आर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो पी आर डी आर जो है हमारे पास क्या आ गया, दिस इंटू दिस, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन आ गई पी थीटा 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अब आइए इस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं, और यही जो टर्म है वो हमने यहाँ पे सोल्व करके लिख रखी है कि इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर है। तो हमारा पी आर विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग पी आर डी आर किसके इक्वल था, एन आर एच के इक्वल था। और पी आर डी आर की वैल्यू पीछे हमने निकाली, पी थीटा 1/r डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, ये किसके इक्वल आ गया, एन आर एच के इक्वल आ गया। ये वैल्यू को पुट कर दीजिए जो मैंने पीछे बताई है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारा पर्पज है इस इंटीग्रल को सोल्व करना। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है इस इंटीग्रल की, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगी। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर दूंगी। बाकी मैं हिंट दे देती हूँ कि ये कैसे सोल्व होगा। आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेसन किया होगा, तो वहाँ से जो यूनिट सर्कल के लिए हम जैसे सोल्व करते हैं वहाँ से ये सोल्व होगा। जैसे कि आप लिखते हैं जेड इज इक्वल टू आर ई रेज पर आई थीटा लिखते हैं, क्योंकि यूनिट सर्कल की आप बात करें तो जेड ई रेज पर आईटा थीटा हो जाएगा। और कोस थीटा को जैसे आप लिखते हैं कि जेड प्लस 1/z डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से आपको अगर पता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम कैसे सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन वहाँ से सोल्व हो जाएगी। इस इंटीग्रल को वहाँ से सोल्व कर लीजिए और रिजल्ट आपका ये आएगा। अब इस रिजल्ट को अगर यूज़ करें तो पी थीटा 2π1/√1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू दिस। अब पी थीटा हमें पता है कि h/2π, क्योंकि हमने पीछे निकाला था, बिल्कुल स्टार्टिंग में पी थीटा की वैल्यू ये आती है। अगर ये वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास ओवरऑल सोल्व करके जो रिजल्ट आएगा 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर अंडर द रूट k बाई एन आर प्लस के आ जाएगा। और 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि ये किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ सेमी माइनर एक्सिस बाई मेजर एक्सिस। तो ये इक्वेशन हमारी इसके इक्वल आ गई, क्योंकि एन और के दोनों ही क्या है, इंटीजर है, और दो इंटीजर का सम भी क्या आना है, इंटीजर ही आना है। और उस इंटीजर को हमने कह दिया कि वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। वो किसके इक्वल है, एन इज इक्वल टू एन आर प्लस के, इसके इक्वल है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे के को जीरो नहीं लेंगे। के को क्यों नहीं जीरो लेंगे, क्योंकि अगर आपने के को जीरो ले लिया, इफ़ के इज़ ज़ीरो, तो बी क्या हो गया, जीरो हो गया। बी जीरो होने का क्या मतलब है कि जो इलिप्स आपका बन रहा है उसकी सेमी माइनर एक्सिस जीरो, इट मीन्स वो सिर्फ एक लाइन है, यानी कोई भी आपकी बाउंड स्टेट नहीं बन रही है। तो आप के को जीरो नहीं लेंगे। के की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सोन। एन आर की पॉसिबल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी 0 1 2 3 एंड सोन। अब दोनों को ऐड करेंगे तो एन की जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी वो क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सोन। अब यहाँ पे देखिए जो पीछे इक्वेशन हमने लिखी थी b/a k/nr प्लस के, और इसको हमने n लिख दिया, तो यहाँ पे जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, b/a k/nr
n। और ये जो कंडीशन है हमारी, दिस इज क्वांटम कंडीशन फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑल अलाउड क्लासिकल इलिप्स में से सिर्फ वही इलिप्स पॉसिबल होंगे जिनकी सेमी माइनर एक्सिस टू सेमी मेजर एक्सिस रेशियो ऑफ इंटीजर की फॉर्म में हो, तो वही इलिप्स आपके पॉसिबल होंगे, बाकी इलिप्स आपके पॉसिबल नहीं होंगे। अब इस इक्वेशन से आप बता सकते हैं साइज एंड शेप। कैसे बता सकते हैं शेप? जैसे कि अगर ए और बी इक्वल हो गए तो इसका मतलब माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस इक्वल है, मतलब वो सर्कल बन रहा है। ए बी डिफरेंट है, मतलब इलिप्स बन रहा है। तो आपने शेप बता दी। साइज कैसे बता सकते हैं? कि इनका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही बड़ा इलिप्स या फिर आपका सर्कल बनेगा। तो इस इक्वेशन से आप साइज और शेप को बता सकते हैं इलिप्स की कितनी बनेगी। आइए देखते हैं कि एनर्जी कैसे डिटरमाइन करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अलाउड ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी नॉन रिलेटिविस्टिक केस में कर रहे हैं हम, तो p²/2m होती है। लेकिन यहाँ पे दो तरह के मोमेंटम है, रेडियल और एंगुलर। तो रेडियल में तो सिंपल p²/2m ठीक है, जो एंगुलर होगा उसमें क्या होगी? p²² r²। पोटेंशियल जैसे हमने बोर मॉडल में निकाली थी सेम वही रहेगी, -1/4πε0 z² क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम पी आर की जो वैल्यू है वो यही पुट कर लेते हैं जो हमने पीछे निकाली थी। पी आर की वैल्यू हमने कहाँ निकाली थी? पी आर इज, हाँ, पी आर की जो हमने ये वैल्यू डिटरमाइन की थी यही वैल्यू हमने वहाँ पे पुट कर दिया। पी आर की वैल्यू को ये पुट करने के बाद जो इक्वेशन है वो इस तरह से रिड्यूस होगी। यहाँ से जो ये टर्म आ रही है इसको एक तरफ निकाल लेंगे, बाकी टर्म को दूसरी तरफ लिख देंगे। अब ये टर्म की वैल्यू हम रेडियल इक्वेशन, पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स से भी निकाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी है 1, क्योंकि इसकी दूसरी फॉर्म भी तो हमें पता है जो कि किस फॉर्म में थी, ε² sin² थीटा बाय 1 - ε cos थीटा का होल स्क्वायर की फॉर्म में थी। तो यहाँ से इसको इसमें रिड्यूस कर लेंगे, 1 - ε cos थीटा इसके इक्वल है। इस टर्म को इधर ले गए, ε cos थीटा को उधर ले गए, तो ये टर्म क्या आ जाएगी? 1 - दिस, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। अब ये निकालना है आपने ε² sin² थीटा, तो क्या हो गया? ε² - ε² cos² थीटा। इसमें पुट कर दिया, सोल्व कर लिया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब अगर आप इस टर्म को इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी? दिस इज दी अनदर फॉर्म ऑफ 1/r dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये डिवाइड करने के बाद जो रिजल्टेंट हमारे पास बचता है वो इस तरह का बचता है। ये इक्वेशन जो है और ये जो इक्वेशन हमने निकाली है वो सेम है, तो दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। दोनों तरफ से r² के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर देते हैं और r के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2me/p थीटा। जैसे कि r² का इधर कोफिशिएंट ये है, r² का उधर कोफिशिएंट -1/² 1 - ε² है। ऐसे ही r का कोफिशिएंट इधर ये है, इस तरफ ये है, तो दोनों को कंपेयर कर दिया, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। जैसे कि इलिप्स के केस में हमें पता है कि 1 - ε² क्या होता है? b²/a² होता है। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी? 2me/p थीटा स्क्वायर इक्वल टू -1/b²। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी mz² 2πε0 p थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2a/b²। अब हमें निकालना है एनर्जी। अब यहाँ पे हमें p थीटा पता है और b/a का रेशियो पता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देते हैं तो इधर से तो p थीटा कट कैंसिल हो जाएगा, इधर से b² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? a तो हमें नहीं पता, हमें क्या पता है? b/a का रेशियो पता है। तो आप इसको रिजोल्व करने के लिए क्या करें, इस इक्वेशन को एज इट इज़ रखें और नीचे वाली का स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने के बाद इस इक्वेशन के डिवाइड कर दे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी E = दिस। अब यहाँ पे जो देख सकते हैं आप p थीटा स्क्वायर आ रहा है और b/a का होल स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों टर्म हमें पता है जैसे कि पीछे निकाले। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी, p थीटा को अगर आप kh/2π पुट कर दें, b/a को k/n पुट कर दें, तो जो एनर्जी आ जाएगी सेम आ जाएगी जो कि हमने बोर मॉडल में निकाली थी। अब इतना सब कुछ करने के बाद एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, एनर्जी स्टिल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड कर रही है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही है। अब आइए देखते हैं साइज और जो शेप है वो कैसे निकालेंगे। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी
जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई थी, यहाँ से ए की टर्म को निकाल लीजिए, बाकी टर्म को एक तरफ ले लीजिए। तो जो ए की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी mz²b²/4πε0 पी थीटा स्क्वेयर। पी थीटा को आप पुट कर दीजिए kh/2π और b/a से b की वैल्यू निकाल के b की वैल्यू KA/n करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी n²h²ε0/πmz²। कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लिख लीजिए। अगर आप यहाँ से n और z को छोड़ के बाकी टर्म को a0 से रिप्रेजेंट कर दें, a0 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट और बोर ऑर्बिट, क्योंकि स्मॉलेस्ट के लिए n भी 1 होगा, z भी 1 होगा हाइड्रोजन के केस में। तो बोर ऑर्बिट की रेडियस आ गई है, इसको a0 से रिप्रेजेंट कर दें तो जो a की वैल्यू हमारी वो क्या आ जाएगी, n²/z a0 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, AK/n, क्योंकि हमें पता है b/a = k/n होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगी b = nk/z a0। क्योंकि हम हाइड्रोजन का केस कर रहे हैं तो z1 है, इसलिए a आ जाएगा n² a0, z को 1 पुट कर दिया, b आ जाएगा nk a0, z को 1 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे n, किसी भी गिवन n के लिए k की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं, जैसे कि आपको पता है कोई भी गिवन n है तो k की जो वैल्यू पॉसिबल है वो 1 2 3 अप टू n तक पॉसिबल है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया कि n 1 है तो k 1 ही पॉसिबल है, n तक ही पॉसिबल है, k 1 है। इस केस के लिए जो a रहेगा आपका वो कितना आ जाएगा, n² a0 यानी a0 आ जाएगा। b क्या आ जाएगा, nk a0 यानी a0 आ जाएगा। यानी इस केस के लिए आपका जो ऑर्बिट बनेगा वो सर्कुलर बनेगा, जिसकी रेडियस क्या होगी, a0 होगी। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। इफ़ योर n = 2 तो k की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है। अगर k 2 है तो a की वैल्यू क्या आ गई, n² a0, n is 2 तो 4 a0 आ गई। b क्या है, nk a0, k भी 2 है n भी 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 4 a0। यानी k2 के लिए जो आपका ऑर्बिट बनेगा वो क्या बनेगा, अगेन सर्कुलर बनेगा, जिसकी रेडियस क्या होगी, 4 a0 होगी। लेकिन अगर आप k = 1 करते हैं उस केस में a की वैल्यू n² a0 आ जाती है, n अगेन आपका 2 है तो n² 4 a0 आ गई। b क्या है, nk, k 1 है अब तो b क्या आ जाएगा, 2 a0। तो जो आपका ऑर्बिट बनेगा वो इलिप्टिकल बनेगा, जिसकी मेजर एक्सिस 4 a0 रहेगी और माइनर एक्सिस 2 a0 रहेगी। अब नेक्स्ट केस n = 3 कर लिया हमने, k 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। k 3 के लिए a 9 a0 क्योंकि n² किया है, b nk a0 यानी 9 a0 आएगा। तो शेप क्या आएगी आपकी, सर्कुलर आएगी। k 2 है, अगेन a क्या है, n² a0 यानी कि 9 a0 आएगा। b क्या आ जाएगा, nk a0 यानी कि 2 × 3 6 a0 आ जाएगा। तो शेप आपकी इलिप्टिकल आ जाएगी विद मेजर एक्सिस 9 a0, सेमी माइनर एक्सिस 6 a0। इफ़ k = 1 तो a क्या आ गया आपका, n² a0 यानी कि 3² 9 a0, b = kn a0, इट मीन्स 1 × 3 3 a0 यानी कि फिर से एलिप्स बन गया और सेमी मेजर एक्सिस आ गया 9 a0, माइनर एक्सिस आ गई 3 a0। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी जैसे जैसे k की वैल्यू स्मॉल आ रही है इलिप्टिकल शेप ज़्यादा बन रही है, और k अगर n के इक्वल है तो आपका ऑर्बिट क्या बन रहा है, सर्कुलर। यानी जैसे इसी केस में देखें, अब k क्या बता रहा है, उसकी शेप को बता रहा है। जैसे कि अगर n और k इक्वल हैं तो आपकी शेप कैसी आ रही है, सर्कुलर आ रही है। डिफरेंट हैं और जैसे जैसे k की वैल्यू स्मॉल होती जा रही है तो मोर इलिप्टिकल शेप बन रही है। आप लिख सकते हैं कि इफ़ यूर, यहाँ पे एनर्जी हमने देखी थी कि एनर्जी जो टर्म आती है वो टर्म सिर्फ n पे डिपेंड करती है, लेकिन जो आपकी किसी भी पर्टिकुलर n के लिए नंबर ऑफ जो k आ रहे हैं वो n के इक्वल आ रहे हैं। जैसे n = 3 है तो नंबर ऑफ k भी 3 है। यानी ऐसे केस जो बन रहे हैं इनकी सभी की एनर्जी क्या है, सेम है। तो ये जो टर्म आपकी एनर्जी स्टेट बनेंगी वो क्या होंगी, आपकी डीजेनरेट स्टेट होंगी। यानी कि बोर-समरफेल्ड मॉडल में जो हमने अजम्पशन की इलिप्टिकल ऑर्बिट की, उससे कोई भी अलग एनर्जी लेवल ऐड नहीं हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिलेटिविस्टिक करेक्शन फॉर समरफेल्ड मॉडल।